मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे उमर खालिद के मामले में। कल रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया है एक बार फिर, और उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा निरोधक कानून जो हमारे देश में इस समय है, UAPA, वो भी लगा दिया गया है। मामला दिल्ली दंगों का है। तो उमर खालिद के बारे में बातचीत शुरू करें उससे पहले आपसे एक अपील कर लें। इस कार्यक्रम के अंत में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाइएगा। वहाँ एक सदस्यता अभियान है हमारा, उसमें शामिल होइए और सत्य हिंदी बने रहने में और चलते रहने में अपना योगदान दीजिए। हम बड़े अधिकार से आपके पास आते हैं कहने, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये अधिकार आपके ही पास रहे। ये अधिकार हम उनके पास नहीं देना चाहते जो आपके अधिकार और हमारे अधिकार दोनों छीन लेते हैं इसके माध्यम से। इसलिए आपको और हमें एक साथ सत्य हिंदी को चलाना है। खैर, हम लोग उमर खालिद पे आते हैं। 2016 से पहले उमर खालिद इस समय 33 साल के युवक हैं और उन्होंने PhD तक कर ली है। उनकी PhD जमा है, अलॉट हुई कि नहीं ये डिटेल्स नहीं मिल पाए, लेकिन उन्होंने 2018 में हाई कोर्ट के आदेश से, जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उनको अपनी PhD की थीसिस जमा करने से रोक दिया था, तो वो उच्च न्यायालय गए और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से उनकी थीसिस जमा हुई। उसके बाद क्या हुआ वो डिटेल्स गूगल्स और दूसरी जगहों पर जानकारी करने से मुझे नहीं मिले, लेकिन उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया है और MA, MPhil और PhD JNU से किया है। 2016 के पहले उनके ऊपर कोई किसी झगड़े का, किसी किस्म का कोई मामला नहीं था। 2016 के बाद वो इस देश के, अगर क्राइम की भाषा में कहें तो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, समाजशास्त्र की भाषा में कहें तो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े विरोधी हैं, प्रखर विरोधी हैं। पत्रकारों के बंटवारे के हिसाब से आप उन्हें हिंदू मुसलमान में देख सकते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप उसे ले सकते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और यही वजह है कि कल उनके गिरफ्तार होने के बाद से आज तक, जब इस बात की बहस लोअर कोर्ट में चल रही है कि उनको 10 दिन का रिमांड दिया जाए कि न दिया जाए, उस समय तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यापकों के संघ ने, छात्रों के विभिन्न संगठनों ने, देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने, 66 से ज़्यादा प्रबुद्ध नागरिकों ने, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज हाल के लोकुर साहब ने, और न जाने कितने दुनिया भर में फैले हुए किस्म किस्म के दानिश्वरों ने उनकी गिरफ्तारी को दिल्ली की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा उठाया गया एक तानाशाही भरा कदम बताया है। 9 रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ने, जो IPS रहे हैं और प्रमुख पदों पर रहे हैं, उन्होंने भी इस मामले में एक पत्र दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लिखा है। इससे पहले मशहूर IPS जूलियस रिबेरो साहब भी दिल्ली पुलिस की इस मामले में बड़ी आलोचना कर चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि उमर खालिद इस देश में एक ऐसे विरोध के प्रतिनिधि के तौर पे धीरे धीरे उभर रहे हैं, जो देश में दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि उभर रहा है। उसकी वजह यह भी है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम रेगुलर मीडिया में नहीं पाते। जैसे ये प्रदर्शन ले लीजिए, ये बनारस में प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज ही हुआ है। जरा इस प्रदर्शन को पहले देख लीजिए, फिर इस पे बात करते हैं।
तरह से एक दूसरा प्रदर्शन कुछ ही दिन पहले हरियाणा में हुआ था। यहाँ नौजवान दिख रहे हैं, वहाँ किसान थे और किसानों पर भी इसी तरह से पुलिस की लाठियां बरसी थी। बहुत से लोग घायल हो गए थे, बहुत जगहों पे खून बरसा था। ऐसे ही बहुत सारी अपराध की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिनका राष्ट्रीय मीडिया में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन वो घट रही हैं। उनको लेके समाज में उथल पुथल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल इस समय एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। लोगों को लगता है कि एक जाति विशेष की सरकार है जो बाकी जातियों और दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ अत्याचार पे अत्याचार कर रही है, जिसका कानून व्यवस्था पे कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत ताजी घटना महोबा से है, जहां के पुलिस कप्तान के ऊपर एक व्यापारी ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिक में जारी किया था कि मुझसे 6 लाख रुपए मांगे गए हैं और कहा गया है कि अगर मैं वो पैसे नहीं देता तो मुझे कोई आके गोली मार जाएगा और कोई उसको देखने वाला नहीं होगा। ऐसा संयोग हुआ कि उस व्यक्ति को उसके कुछ दिन बाद सचमुच में एक अनजान जगह गोली मार दी गई, जो गोली उसके गले में फंस गई। उसके बाद उसे कानपुर अस्पताल लाया गया और अभी कुछ दिन पहले उसकी मृत्यु भी हो गई, 2 दिन पहले की बात। तो ऐसी चीजें घट रही हैं जिनके बारे में सामान्यतः आदमी कैसे सोच सकता है कि जिले का पुलिस कप्तान जिले के एक व्यापारी को 6 लाख रुपए जबरी रिश्वत मांगेगा और न मिलने पे गोली मरवा देगा। हो सकता है कि आरोपी और जांच में ये झूठा निकले, लेकिन अभी तो इस आरोप के प्रथम दृष्टया सारे प्रमाण है, एक वीडियो रिकॉर्ड है, मरने वाले का बयान है। ऐसे बयान पर तो हमेशा कार्रवाइयां होती हैं। ये माना जाता है कि मरने वाला सच बोल रहा होगा। तो ये स्थितियां हमारे सामने हैं। अपराध की अनगिनत घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी बड़ी कि उनका क्या कहा जाए, लेकिन उन पर राष्ट्रीय मीडिया बहस नहीं करता। हाँ, वो एक मुंबई पे बहस हमेशा करता रहता है। वहां उसने कुछ कांड क्रिएट कर लिए हैं और वो उन्हीं पे बात करता रहता है। तो एक ऐसे वक्त में जब हमारा पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरा सोशल स्पेक्ट्रम, पूरा वेंटिलेशन का एक साधन समाज का जो था वो नष्ट कर दिया गया है, लूट लिया गया है, एक तरफा कर दिया गया है, आपराधिक बना दिया गया है, वो जनता के ही खिलाफ है। ऐसे में जब ऐसी कोई घटना घटती है और उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पाते हैं कि विभिन्न तरह के स्वर जिनका दुनिया के समाज में आज भी मतलब है, वो एक साथ एक बात कह रहे हैं, तो देखना तो पड़ता ही। उमर खालिद का मामला भी ऐसा ही। उमर खालिद का उदय जो है वो 2016 में जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक कथित कांड हुआ था, जिससे एक शब्द आया संचालन में जो मीडिया में और राजनीति में बहुत इस्तेमाल होता है, टुकड़े टुकड़े गैंग। उस कांड में जिसमें कन्हैया कुमार जो वहां के उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनको कोर्ट में जान से मारने की कोशिश हुई थी, जिन पर और हमले हुए, और फिर जो कुछ हुआ वो आप सब बहुत सारी चीजें जानते हैं। उस मामले में भी उमर खालिद का नाम आया था। क्यों? क्योंकि वो जो मामला हुआ था उसमें कुछ कश्मीरी छात्रों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, वो हर साल एक कार्यक्रम करते थे वहाँ के आंदोलन से संबंधित जो कश्मीर में चल रहा है, जिसमें हथियारों से लैस वाला भी एक आंदोलन है और एक जन आंदोलन भी है, और दोनों एक दूसरे में गड्ढमड्ढ है। उसमें एक अफजल गुरु नाम के आदमी को फांसी दी गई थी एक पार्लियामेंट के हमले के मामले में, आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही और बाद में अलग हुई महबूबा मुफ्ती समेत बहुत सारे लोग उनको मार्टायर मानते हैं, कश्मीर के लोग, शहीद। और वो लड़के जो कश्मीर से आके यहाँ पढ़ते हैं, वो भी अगर सामने नहीं कहेंगे तो दिल में तो मानते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह थी जहां हर किस्म की वेंटिंग के लिए हर आदमी को मौका था अब तक। अब क्या हाल है वो अलग। तो वो लड़के हर साल वहां अफजल गुरु के मामले में कुछ करते थे प्रदर्शन। उनका उस बार भी प्रदर्शन था। उनका प्रदर्शन हुआ, उसको एक चैनल ने जिसको अरेंज किया गया था उसने उसको रिकॉर्ड किया और फिर उसने उसमें थोड़ा, कहा जाता है कि वीडियो कॉन्कॉक्ट करके कहानी बना दी गई और उसमें कुछ और चीजें डाल दी गई जो नहीं थी।
और कुछ चीज़ें जो थी जो ऐसी हैं जिसको बाकी भारत देश में उस तरह से नहीं किया जा सकता जैसा वो कश्मीर में होता है या जेएनयू में हो जाता है या कुछ और जगहों पे हो जाता है, तो उस पर एक उत्तेजना पूरे देश में पैदा की गई। ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस बार वो एक मुद्दा बनाया गया, वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। उस मामले में उमर खालिद भी आरोपी थे कि वो भी उसमें उन छात्रों का, जो कश्मीरी छात्र थे या लड़के थे, वो वहाँ के छात्र थे या कहाँ के थे, उनके बारे में डिटेल्स आज तक नहीं आए। हालांकि वो चार्जशीट हुए हैं ये पता है, लेकिन वो गिरफ्तार कभी नहीं हुए, उनके नाम नहीं डिस्क्लोज किए गए। सारा मामला कन्हैया कुमार और उमर खालिद वगैरह पे लादा गया। उसमें भी उमर खालिद थे। 2016 में ये पहली बार अपराधी बने। उस मामले में ये लोग जेल गए, महीनों जेल में रहे, बाद में जेलों से इनकी जमानतें हुई, बाहर निकले। उसकी चार्जशीट होने के मामले में दिल्ली सरकार, जो राज्य की सरकार है केजरीवाल, उसके और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बड़ी रस्साकशी हुई, लेकिन अल्टीमेटली पिछले साल जाके उसकी परमिशन हुई। अब वो चार्ज है, जब चार्ज उसका मुकदमा चलेगा तो उसके नतीजे हमारे आपके सामने होंगे। ये घटना है जिससे उमर खालिद का नाम सामने आया। उमर खालिद एक संगठन है, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन। मैंने बताया कि जेएनयू में बहुत किस्म की धाराएं अपना अपना स्वर रखती रही हैं, ऐसा वहाँ का स्वभाव रहा। वहाँ दर्जनों संगठन है, जीते हारे नहीं, तमाम तरह की बातें करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। कोई आदिवासियों का मुद्दा उठाता है, कोई जातियों का मुद्दा उठाता है, कोई दलित जातियों के मुद्दे उठाते हैं। दलितों में भी और जो डिविजन्स हैं उनके आते हैं, पिछड़ों के डिविजन्स आते हैं, परंपराओं के सवाल आते हैं, संस्कृति के सवाल आते हैं। कोई महिषासुर को देवता मानता है, कोई महिषासुर को राक्षस मानता है, कोई काली माता का बनाता है। सब बहुत तरह की अपनी जो वेंटिंग है वो वहाँ होती है, और वहाँ एक लोकतांत्रिक माहौल रहा है। वहाँ हिंसा नहीं होती थी, अब होने लगी है, वरना वहाँ कभी हिंसा नहीं होती थी। वहाँ चुनाव में छपे हुए पोस्टर नहीं लगते थे। वहाँ छात्र संघ ही छात्र संघ का चुनाव कराता है, छात्र ही कराते हैं। वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस बल नहीं आता था, लेकिन अब सब वातावरण बदल रहा है। खैर, तो इस संगठन का, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन का, कभी कोई वहाँ पदाधिकारी वारी तो मुझे नहीं पता है कि जीता वीता हो, लेकिन उमर खालिद इसके नेता थे उस समय तक। यानी जिसको जेएनयू में ही कोई नहीं जानता था, अब उसको दुनिया में सब लोग जानने लगे। ये हुआ उसके बाद। इसके बाद क्या हुआ कि 2018 में भीमा कोरेगांव वाले मामले में भी इनके ऊपर, और एक और आप जानते हैं गुजरात के एक दलित नेता हैं जो एमएलए भी हो गए हैं, मेवानी, जगदीश मेवानी जो है, जिग्नेश मेवानी, उनके साथ इन पर एक मुकदमा और दर्ज हुआ। भीमा कोरेगांव मामले में भी ये एक एफआईआर में अभियुक्त बनाए गए, दूसरा इन पर ये हुआ। और इसके बाद 13 अगस्त को 2018 में इनके ऊपर दिल्ली में जानलेवा हमला हुआ। एक हरियाणा के युवक ने पिस्तौल से इनके ऊपर फायर किया, लेकिन वो थोड़ा हड़बड़ाहट में था, वहाँ आ तो गया था मारने, लेकिन उस समय वो अपने को कंट्रोल नहीं कर सका और उसमें इनकी जान बाय द वे बच गई, वरना ये मारे जाते। बाद में वो लोग पकड़े गए, 2 लोग हैं हरियाणा के, वो जेल वेल में हैं या जमानत हो गई है पता नहीं। अब ये 2020 में फिर एक बार दिल्ली के दंगों में आरोपी बनाए गए हैं, और इन पर 1967 का जो एक प्रिवेंशन का एक्ट है, यूएपीए लगा दिया गया है। यूएपीए जो है ये 1967 में बना एक निरोधक एक्ट है। इसमें 2004 में इसका मॉडिफिकेशन किया गया था, इसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई गई थी, इसके दांत बढ़ाए गए थे। 2019 में इसमें और दांत बढ़ा दिए गए। पहले ये सिर्फ आतंकवादियों से संबंधित समझ में आता था, लेकिन अब इसमें व्यक्तियों को, अकेले व्यक्तियों को भी आतंकवाद से जोड़ दिया जा सकता है। ये 2019 में इसमें हो गया, और इसके तहत इस समय सीएए नाम का जो दिल्ली में आंदोलन चला था, शाहीन बाग का आंदोलन जो आप जानते हैं जिस नाम से, उस आंदोलन से संबंधित तमाम लोगों को इसमें निरुद्ध कर दिया गया। उमर खालिद के अलावा इशरत जहां नाम की एक कांग्रेस की काउंसलर थी लोकल, वो अरेस्ट हैं। नताशा नरवाल और डी कालिता, ये लोग एक पिंजरा तोड़ करके स्त्रियों का आंदोलन, स्त्रियों के अधिकारों का आंदोलन चलाती हैं, ये दोनों निरुद्ध हैं इसमें। सफूरा जरगर आपने सुना होगा, जो प्रेग्नेंट थी और ये जामिया मिलिया की छात्रा है, ये भी अरेस्ट थी। ये बाद में इनको जमानत हुई है कंडीशनल। मीरान हैदर, ए तन्हा और शिफरुल रहमान, ये सारे लोग यूएपीए के तहत निरुद्ध किए गए हैं। और अब आप देख रहे हैं कि उमर खालिद का नंबर आया है इधर। उसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि इस दंगे में
अब योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी, अपूर्वानंद आदि आदि के नाम आ रहे हैं। हर्ष मंदिर का भी नाम आया है, समाज सेवी। तो एक अजीब सी स्थिति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपातकाल घोषित तो नहीं किया गया है, लेकिन भीमा कोरेगांव का मुकदमा, जेएनयू के मामले और अब दिल्ली में दंगों के मामले और देश में और भी दूसरे किसी भी किस्म के आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों के मामले, उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि वो एक आईएएस सूर्य प्रताप सिंह हैं, उनके ऊपर तमाम मुकदमे लिखे जाते रहते हैं। कई मुकदमे लिखे जाते जो ट्विटर पे ही थोड़ी बहुत अपना छात्रों की और युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजय सिंह नाम के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वहां गए, उनके ऊपर 13 या 14 मुकदमे अब तक हो चुके, उनका दफ्तर सील कर दिया गया था। तो कुल मिला के पूरे देश में एक अजीब तरह का माहौल है। महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं कि वहां जो सरकार है उसके और केंद्र के बीच पूरी एक युद्ध की सी स्थिति है। वहां की पुलिस को डिस्क्रेडिट करने के लिए मीडिया उपलब्ध है और केंद्रीय एजेंसियां वहां एक छोटे से मामले में कूद के सब चली गई हैं और उस मामले में कुछ तिल में से तेल निकालने में लगी हुई हैं कि जिससे वो स्टेट गवर्नमेंट और उसकी पुलिस को डिस्क्रेडिट कर सके। तो देश में एक बहुत ही उथल पुथल का माहौल है, ये सामान्य नहीं है और हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाएगा। और ऐसा लगता है कि सीधे रास्ते से नहीं, लेकिन पीछे से आपातकाल को हमारे देश में लागू कर दिया गया है और वो हर स्वर जिससे आप समझ सकते हैं कि इस एस्टेब्लिशमेंट की किसी किस्म की आलोचना जिसमें ध्वनित होती है उसको देशद्रोह या राजद्रोह बता दिया जाएगा। उसको येन केन प्रकार ट्विटर, फेसबुक या कमेंट या भाषण या किसी मामले में भी ऐसे कानूनों के तहत उसको निरुद्ध कर दिया जाएगा। उसको आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाएगा। महीनों सालों उनकी जमानत नहीं होगी। अभी आपने यूपी में वो डॉक्टर कफील का मामला देखा ही है, हाई कोर्ट ने उसमें क्या कहा वो भी आपने सुना ही है। दिल्ली दंगों के मामले में भी हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट कई बार ये कह चुका है कि ये किस तरह की जांच हो रही है। ये तो लग ही नहीं रहा कि ये कोई जांच हो रही है, ये तो लग रहा है कि एक छांटे हुए कुछ लोगों को आपको जबरदस्ती गुनहगार ठहरा देना है। तो कुल मिला के जो कुछ सामने हमारे आपके है, ये उमर खालिद के बहाने हम आप बात कर रहे हैं, ये बातें कितने दिन और कैसे कर पाएंगे, इस सब पर एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी न्यायपालिका ऐसे मामलों में हिम्मत के साथ खड़ी होगी, जो अभी अनुपस्थित दिखती है लेकिन कभी कभी उसकी चमक दिखाई दे जाती है कुछ फैसलों में। हम उम्मीद करेंगे कि वो फैसले बढ़ेंगे और इस तरह की तानाशाही की ओर बढ़ने वाली प्रवृत्तियों पर लगाम लगेगी, वरना इस देश में बहुत सारे लोगों को उमर खालिद बना देने की व्यवस्था हो गई लगती है। और पता नहीं सत्ता अपने बारे में क्या सोचती है, लेकिन एक बहुत प्रमुख कविता है, बहुत प्रसिद्ध है गोरख पांडे जी की, कि सत्ता, जिसका भावार्थ यह है, मुझे वो शब्द एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं, कि सत्ता हमेशा एक कोशिश करती कि लोग उससे डरें। वो हमेशा डराने की कोशिश करती है। वो इसलिए डराने की कोशिश करती है क्योंकि उसे डर रहता है कि किसी दिन लोग डरना बंद कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। आज इतना ही। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।